औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। आज हमने गुफ्तगू करनी है इकनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं और इनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या स्टेप लिए हैं इनको टैकल करने के लिए। इकनॉमिक इश्यूज़ पाकिस्तान के क्या हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको टैकल करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं अब तक, और कैसे ये सारा कुछ गवर्नमेंट करने जा रही है और क्या गवर्नमेंट के पास इख्तियार था, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट चला रही है, इस सारी बात कर रही है। तो इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि जो गवर्नमेंट के टैकलिंग का तरीक़ाकार इन इकनॉमिक इश्यूज़ का, उसमें गवर्नमेंट को किस हद तक कामयाबी हुई है और आया को कामयाबी गवर्नमेंट को हुई भी है या नहीं हुई है, या गवर्नमेंट जो है इनको सॉल्व करने में किस हद तक संजीदा है और कैसे ये सारा मामला जो है वो किया जा रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर सारी डिस्कशन होनी है। इसमें ये बातें, चंद एक बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि अगर इकनॉमिक इश्यूज जो हैं उनको हम टैकल नहीं कर पाएंगे तो इकॉनमी बैठ जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान देख रहा है। और पाकिस्तान की इकॉनमी सारी बैठ गई है। पाकिस्तान की करेंसी एशिया में सबसे वीकेस्ट करेंसी के वजह से नीचे है, जिसको हमें देखने में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसकी तरफ संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 2, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे अपने इल्म के मुताबिक है, और इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन से एग्री ना करें, ये नेट से शेयर की हुई इंफॉर्मेशन है और वही हम इसको सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 3 पे हमारे पास आता है कि ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होते क्या हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है, पहले इकोनॉमी को समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी ज़रूरी है। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी है क्या चीज़, किस चीज़ को हम इकोनॉमी कहते हैं? द प्रोडक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन, द कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ऑफ डिफरेंट एजेंट्स इज नोन एज द इकोनॉमी। किसी भी मुल्क में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे उनका टोटल सामा पे एक साल में कितना है और उसके लिए कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है, कितनी लोग जो है उसकी वजह से ऑन जॉब है, कितनी अर्निंग जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस गेन कर रहा है, किस तरीके के साथ उसके ऊपर सारा अमल दरामद हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेटअप कैसा है, उस इंडस्ट्रियल सेटअप के नतीजे में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको किस तरह सहमत किया है। क्या ये सारे के सारे सरकारी इदारे हैं, क्या ये सारे के सारे प्राइवेट इदारे हैं, क्या ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चल रही हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अपनी प्रोडक्शन के ज़िम्मे में लाते हैं। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किए हैं तो सेकंड स्टेज आपके पास आती है कि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट आपने इसको कैसे करना है, क्या इसका तरीकाकार है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अच्छा जी, इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कुछ जो है वो सेलर को सेल की जाती हैं, कुछ फिर आगे रिटेलर को सेल की जाती हैं, कुछ जो है वो कंज्यूमर को सेल की जाती हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप या और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है डायरेक्टली सेल की जाती हैं कंज्यूमर को। उसमें स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसी तरह जो सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं, जैसे सुई नॉर्दर्न गैस है, जैसे गवर्नमेंट की और डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी जनरेट होते के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट आगे शुरू करनी जरूरी है। तो उनमें स्टोरेज का कोई इम्कान हमारे पास नहीं होता। इसी तरह जो हमारे पास आगे मामला है उसमें हम देखते हैं कि जी हमारी जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कंजम्पशंस क्या है, या जो हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन क्या है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी के अंदर लाई जाती हैं और इन सब चीज़ों को इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं।
अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह करते हैं। किसी जगह तो हमारे पास नेशनल लॉजिस्टिक सेल इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी जगह हमारी जो है वो एयरवेज इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसी जगह हमारी जो है रेलवेज इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, किसी जगह हमारे जो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, रिफाइनरी से ऑनवर्ड जितनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन उसके मुताबिक होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, इस प्रोसेस में जो भी मामला शामिल होगा, जो भी इस इंडस्ट्री इसमें शामिल होगी, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इसमें शामिल होगा, जो भी होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर आइटम सप्लायर इसमें शामिल होता है, ये सारे के सारी चीज़ें सम अप करके हमारी इकोनॉमी बनती है। और इसमें फिर एनुअल ग्रोथ भी होती है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चीज़ों में हम ग्रोथ मेजर करते हैं। कुछ साल पहले जब तक कोरोना नहीं था तो हमारी ग्रोथ रेट था, जब तक कोरोना मौजूद नहीं था तो हमारा इंडस्ट्रियल रेट ग्रोथ का था तकरीबन 5 पॉइंट कुछ, फिर उसके बाद ये 3.2 हुआ, फिर इस वक्त 2.1 है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए माइनस में भी चला गया, क्योंकि कोरोना जो है उसके आने की वजह से इकोनॉमी हर मुल्क की बैठ गई है। व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, क्या इसकी चीज़ें इसमें शामिल है। नंबर वन है, जैसा कि मैंने पहले बात की, प्रोडक्शन, चीज़ें क्या प्रोड्यूस हो रही हैं। इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से प्रोड्यूस हो पा रही हैं। नंबर टू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड, के तिजारत जो है उसको आपने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। और नंबर नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ गुड्स और फिर कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्शन जो है हमारे पास दो तरह की होती है, एक प्रोडक्शन होती है हमारे पास गुड्स की और दूसरी प्रोडक्शन होती है हमारे पास सर्विसेज की। तो जो गुड्स की प्रोडक्शन है उसके लिए आपको लोकोमोटिव चाहिए, उसके लिए आपको जनाब होलसेलर रिटेलर चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी पिछली स्लाइड में भी आपको और बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ट्रेड के लिए इंतहाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाज़ का जो प्रोडक्ट आप बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करते हैं उसके लिए शिपिंग पोर्ट से लेकर आपकी प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए जो सारे को कैरी ऑन कर सके। अदरवाइज इसी तरह जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करती हैं उनकी एक्सपोर्ट के लिए आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए। अदरवाइज वो आपके मुल्क में आपकी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे ही बड़ी बड़ी सारी की सारी ज़ाया हो जाएंगी और आपके पास कोई ऑप्शन उसको यूज़ करने वाली नहीं होगी। नंबर तीन है कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या है, कुछ हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, कुछ हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और कुछ हमारे पास कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं वो ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं, बड़ी हैवी मशीनरी, बड़ा और चीज़ें इस तरह की जो जो वंस परचेज की जाती हैं और उसके बाद फिर आगे जो है उनको यूज़ किया जाता है। और नंबर नेक्स्ट, कुछ हमारे पास प्रोडक्शन ऐसी होती है चीज़ों की कि जो गुड्स की के जो का हम यूज़ करते हैं ड्यूरेबल गुड्स के तौर पे, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह, जैसे इस तरह के एयर कंडीशनर वगैरह, वन से परचेज की तो आगे कुछ अर्सा ये काम आएंगी, फिर उसके बाद इसको रिप्लेस करने की या आगे चेंज करने की ज़रूरत पेश आती है। ये भी मुल्क के अंदर ही पैदा हो रही हैं, इस वक्त ये पैदा हो रही होंगी, इनको भी हम इकोनॉमी का हिस्सा ही रहेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोडक्शन, नंबर टू हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको आपने प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कॉमर्स के प्रोसेस के जरिए आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और नंबर नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ गुड्स, क्या आपने इसको नेक्स्ट जो है वो ऑनवर्ड प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठा के कंजम्पशन की प्लेस तक शिफ्ट करना है और इन गुड्स को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे आते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो है ये बल्क क्वांटिटी में पैदा होते हैं, जैसे मेडिसिन, जैसे टूथपेस्ट, जैसे सोप, ये इस तरह की घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें ये आप वंस प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूम होने के बाद इनके डिमांड फिर वहीं स्टैंड करती है। ये बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होते। इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जो आपके पास नंबर टू दूसरे जो है कंज्यूमेबल गुड्स, ये उसके बाद लेस कॉस्टली होते हैं, और उसके बाद जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये बिल्कुल माइनर वैल्यू के होते हैं। ये विद इन $1 या $2 आप परचेज कर सकते हैं और उसके बाद ये डेली आपकी कंजम्पशन का हिस्सा होते हैं और आप इसको अपने साथ या यूज़ कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज में जैसा कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी है या इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, ये गुड्स के अलावा जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है,
जो जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है या जो एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ से गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे बल्कि वहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है जो अपनी सर्विसेज की सूरत में लोगों को मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें फराहम करती है। और इसकी बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि भाई कैसे ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ऑनवर्ड लोग यूज़ करेंगे। ये सर्विसेज कुछ तो क्रेडिट बेसिस पे यूज़ करते हैं लोग कि सर्विसेज ली और उसके बाद इसे इस्तेमाल किया और उसके बाद लेटर ऑन उसकी पेमेंट कर दी। ये कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है कि सर्विसेज आपने ली और उसके बाद आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप प्री पेड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। आपने पहले पैसे दिए हैं और पहले पैसे देने के बाद आप इस सारे को यूज़ करने की पोजीशन में हैं। आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमारे लिए अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे हल कर पाते हैं और इन प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाएगा। पहले तो आपने इसकी तरफ ये देखना है कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। अच्छा जी, सबसे पहले कैपिटलिस्टिक्स, अभी हम इसको एक एक दो दो करके देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है कैपिटलिज्म एट इट्स एक्सट्रीम। कैपिटलिज्म का मतलब है कि देयर आर सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड देयर इज अ प्राइस व्हिच विल डिटरमिन द मार्केट इक्विलिब्रियम। और उसके बाद फिर ऑनवर्ड हम देखते हैं कि जितने भी हमारे मामलात हैं कैपिटलिज्म के, जिसमें चीज़ें इकोनॉमिक सोसाइटी में पैदा होती हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद फिर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसको आप करते हैं। इसमें सा स्टेट का कोई रोल नहीं होता। चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और वो मार्केट में सेल हो रही हैं। हो सकता है वो चीज़ें जो हैं वो एक कॉस्टली हो सकता है वो चीज़ें जो हैं वो चीपर प्राइस के ऊपर हों, हो सकता है वो हाई प्राइस के ऊपर हों, बट बहरहाल वट एवर दी प्राइस ऑफ गुड्स इज दैट इज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। और उसके बाद गवर्नमेंट इसको मार्केट में सप्लाई कर देती है और इक्वल इक्विलिब्रियम की सूरत में इसकी सहूलत फराहम करती है कि जो प्राइस भी बेस्ट होगी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज डिटरमिन करेंगी, वही प्रोवाइड प्राइस जो है वो प्रिवेल करेगी, वही प्राइस मार्केट में आती है। और इस वक्त पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म जो है वो इसके अपने फुल स्ट्रिंग पे है और गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर पा रही। इवन के IMF वगैरह ये जितने भी एजेंट्स हैं ये भी हमारे एक्सपेंसेस को डिक्रीज करने के लिए हमें पाबंद कर रहे हैं कि आप किसी किस्म की सब्सिडी ना दें, यानी आप लोगों को किसी किस्म की सब्सिडी की सहूलत ना दें, आप इसमें कोई पैसे की हेल्प उनकी ना करें। आप जो भी मार्केट में चीज़ की प्राइस है, गुड्स एंड उसके डिमांड की सप्लाई की फोर्सेस जो हैं और वो डिटरमिन करती हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई को करें डिटरमिन, और गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत ना करे और किसी किस्म की भी सब्सिडी ना दे। जैसा कि गवर्नमेंट देख रही है कि बिजली महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं IPPs जो हैं, और उसके बाद गरीब आवाम जो है उसमें पिस रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो है कोई नई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा। अभी कल परसों के इलेक्ट्रिक ने क्या किया, 25 अरब के जो हैं वो बॉन्ड जो हैं वो इस्लामिक बॉन्ड जारी किए हैं ताकि वो लाइनों की एक्सटेंशन दे। 720 मेगावाट का उसका वो प्रोजेक्ट है कराची के अंदर, उससे वो सारे का सारा बिजली सप्लाई करता है और वो बिजली सप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम 750 मेगावाट से ज़्यादा जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक के पास पैसे कलेक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं है। लोग वहाँ पर कुंडे लगा के बैठे हुए हैं, 4-4, 5-5, 6-6, जिस तरह आप बैटरी के साथ चूड़ियाँ लगा लेते हैं कि जनाब आपने देखा कि एक पॉजिटिव को लग जाती है, एक नेगेटिव को लग जाती है। इसी तरह लोगों ने तारें बनाई हुई हैं, वायर्स बिजली की इलेक्ट्रिक उनके घर के करीब से गुजर रही हैं और उसके बाद जनाब वो क्या करते हैं, उन बिजली की तारों में से एक कुंडी एक तार को लगाते हैं, दूसरी दूसरी तार को लगाते हैं और वो सारी की सारी जो है वो यहाँ से ऑनवर्ड यूज कर ली जाती है। उसमें गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही। इसी वजह से 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे 30 घंटे की वहां पर लोड शेडिंग हो रही है। अब पानी का डब्बा भर के 1 मिनट फ्राई कर रहे वहां पर, इसीलिए
इसीलिए वहां पर 15 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जब अपने पैसे ही नहीं देने, जब अपने गवर्नमेंट को अपना जो बिजली इस्तेमाल की है उसकी पेमेंट ही नहीं करनी, तो फिर ये लोड शेडिंग ही होनी है, और क्या होना है वहाँ पर। वो बिजली नहीं छोड़ते। कुछ लोग होंगे जो पूरा बिल देते हैं और कुछ लोग होंगे जो बिल नहीं देते। जो बिल नहीं देते, अब उनके पास, गवर्नमेंट के पास हल कोई नहीं है, वो बिजली तो नहीं इस्तेमाल करने देंगे। लेकिन जो मीडिया वो एक साइडेड पिक्चर दिखा रहा है कि जनाब आप जो लोड शेडिंग वहाँ करी जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि लोग वहाँ बिलों की पेमेंट नहीं करते। ये भी तो मीडिया को बताना चाहिए ना कि लोग वहाँ पर बिल्स की पेमेंट नहीं करते, तो बिलों की पेमेंट जब तक नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे इससे। नंबर 2, दूसरा फिर टैक्स पेयर प्रॉब्लम। पाकिस्तान में जो टैक्स की बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत थोड़ी है। लोगों को क्या किया गया है, टैक्स देने वालों में सैलरीड पर्सन की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल हैं या बिजनेस कम्युनिटी है वो स्ट्राइक पे चली जाती है। जो प्रॉपर्टी में अब इतना पैसा आ गया है, खरबों डॉलर पे प्रॉपर्टी में आ गया, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जम्पशन दे दी है कि किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। जब आप इस तरह टैक्स छूट देते जाएंगे कुछ इदारों को और कुछ इदारों पे टैक्स लगाते जाएंगे, तो फिर टैक्स कौन देगा। गवर्नमेंट ने 4 FBR के चेयरमैन बदले हैं, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों रिजल्ट उससे नहीं आ रहा है कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो गवर्नमेंट मुलाजम एक दफा टैक्स देने को फंस गया है, बस वही फंसा हुआ है। बाकी नए जो टैक्स देने वाले हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे पा रही, किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं। जैसे ही वो उनकी टैक्स की तरफ बात करती है, वो सारे के सारे जनाब क्या करते हैं, वो सारे के सारे ये कह देते हैं अच्छा जी ठीक है टैक्स आपने लगाना, वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, हम स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। तो स्ट्राइक की वजह से वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई चीज जो है वो काम नहीं कर पाती। नंबर नेक्स्ट, नो बजट इम्प्लीमेंटेशन। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट बनाया है, MNA MPs की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया गया है। तो उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के जो जितने भी लोग हैं सबकी वो जो मराहत है उसमें इजाफा किया गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब उसके बाद जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं की गई, बल्कि उनको कह रहे हैं आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी नहीं देनी। पेंशन की जो तजवीज़ है वो कह रहे हैं कि जी 55 साल पे इनको रिटायर कर दें और नए भर्ती कर लें। ये सारी की सारी IMF की तजावीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट तबाही गिर रही है, गवर्नमेंट अजाब बन गई है लोगों के लिए। लोग रोजाना खुदकुशियां कर रहे हैं और वजीर आजम के कान के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही, किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। 46 लाख रुपए की फॉर्चूनर 90 लाख रुपए में चली गई है, जो अमीर था वो खरीद सकता है। इसी तरह जो होंडा रीव ये थी सिविक, ये तकरीबन 26-27 लाख की थी और ये 47 लाख के ऊपर चली गई है। गाड़ी में तकरीबन 21-21 लाख रुपए का राइज आया है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई इन चीजों की तरफ तवज्जो देने वाला नहीं है। आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमी बिल्कुल ही बैठ जाएगी। डॉलर जो है वो पहले गवर्नमेंट जब आई थी 135-36 के बाद यकदम 50-55 फिर 60, फिर अब डॉलर 171 रुपए पे चला गया है। गवर्नमेंट को कोई पाबंदी नहीं। अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो पिछली गवर्नमेंट की जरदारी की और मियाँ साहबान की, वो इतना कर्जा लेकर हमें अजाब में मुब्तला कर गई हैं, इतना कर्जा लेकर अजाब में मुब्तला कर गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। 42,000 अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इस वक्त मौजूद है। गवर्नमेंट क्या करे, किसकी तरफ जाए, हम इसको जैसे उतारने की कोशिश करते हैं बोझ और ज्यादा हो जाता है। नंबर नेक्स्ट है पावर क्राइसिस। पावर क्राइसिस में हमारे पास क्या है, पावर क्राइसिस में हमारे पास ये है कि बिजली का जो क्राइसिस है वो आपके सामने है। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने जितने भी यहाँ पर बिजली के कारखाने वो कहते हैं हम लगा रहे हैं, उन्होंने सारे के सारे महंगे बिजली के कारखाने लगाए हैं। इस तरह भी ये जितने भी हैं इस चलने वाले, इससे लेकर इस सारे मामले से लेकर चलने वाले लगा दिए उन्होंने। एक मिनट होल्ड करें।
हेलो, वी कम बैक टू आवर डिस्कशन। तो अब इसमें जनाब जो सारा मामला हमारे पास है, पावर क्राइसिस अपने अरूज पे चला गया है। इन्फ्लेशन, जो चीज़ें 10 रुपए की थी वो उसकी 50 रुपए तक वैल्यू हो गई। आपने देखा 32 रुपए से चीनी लेकर 90 रुपए तक चली गई। 40 रुपए से आटा लेकर 68-70 रुपए तक चक्की आटा से वो चला गया है। अब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, क्योंकि वजीर अला पंजाब जो है, या वजीर अला सिंध जो है, या वजीर अला सरहद जो है, या वजीर अला बलूचिस्तान जो है, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त है किसी भी तरह आप जो है ना जी वो दीगर कामों की तरफ तवज्जो दें। उन्होंने इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करने के बारे में सोचा ही नहीं, और ना ही वफाकी को सोच रही है। पैसा जो डी वैल्यू है, उस डी वैल्यूएशन के नतीजे में महंगाई का तूफान आ गया है। 15 रुपए का सादा नान मालों गलियों में वो दे रहे हैं। जब उनसे बात करते हैं तो दफा हो जाइए, 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं 6 रुपए वाली। तो इसके बाद इन्फ्लेशन, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। आप थैलों में पैसे भरकर लेकर जाएं और आप जनाब ये लेकर आते हैं फिर किसमें चीज़ें जो है वो कपड़ों के शैपर में डलवा के, ये शैपर में डलवा के रखते हैं। जीडीपी बहुत हमारा कम हो गया है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई हैं, एक्सटर्नल लोन जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इनके ऊपर जो फॉरेन एड है वो ना होने के बराबर है। पहले अमेरिका या दूसरे लोगों में दे देते थे, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की भी। चाइना ने रिसेंटली हमारी बहुत हेल्प की है इस कोविड में 19 में। तो कोविड 19 में जो हमारी हेल्प हुई है वो चाइना हमारे साथ स्टैंड किया है। दुनिया में थोड़ी बहुत मदद हमारी इसने की है, गल्फ ने थोड़ी बहुत मदद हमारी सऊदीया ने की है, और थोड़ी बहुत मदद हमारी अमेरिका ने की है। बाकी जो है वो कोविड के जिम्मे में अपना सारा सिस्टम हमें खुद ही बर्दाश्त करना पड़ा। लोग जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अभी भी गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन दिखा रही है, क्योंकि छोटी ईद के ऊपर जब वो ईद उल फितर थी तो लॉकडाउन नहीं लगा था। तो लॉकडाउन नहीं लगने की वजह से फिर क्या नतीजा निकला कि बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हो गए, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई, लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब गवर्नमेंट जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही है, जैसा कि जो जिस हद तक भी हो सके। और सबसे बढ़ के है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो भी गवर्नमेंट में आता है वो अकाउंटेबिलिटी को ज़ीरो कर देता है और खाना पीना शुरू कर देता है। मियाँ बरदरान जो है वो इतना का खा के गए हैं, जरदारी बरदरान इतना का खा के गए हैं कि मरीम नवाज ये कहने पर मजबूर हो गई कि जरदारी मेरे अबू जैसा है, जरदारी मेरे अबू जैसा है। बेनज़ीर भुट्टो शेर की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ गिराया करता था, और उसके बाद जनाब बिलावल जो है वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि नवाज शरीफ मेरे अबू जैसा, नवाज शरीफ मेरे अबू जैसा। यानी मौलाना जो है उसका भाई 8 जमातें पास है, सिर्फ 8 जमातें, फजल रहमान का, और उसको उसने कोई CSS पास किए बगैर डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर लगवा लिया है कराची में। और एक अपने भाई को उसने डिप्टी कमिश्नर लगवाया था यहाँ पर पंजाब में, शहबाज शरीफ को कह के। यानी दो उसके भरा जो है वो बेरोजगार थे, और मौलाना ने जनाब उसके ऊपर क्या किया, उन दोनों को, एक को पंजाब में डिप्टी कमिश्नर लगवा लिया, और लगाने वाले कौन है, वो करप्ट लोग हैं। अब जब ये करप्ट लोग जो है वो करप्शन करते हैं, तो फिर उसके बाद इनकी गवर्नमेंट को जब निकाला जाता है तो ये कहते हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। चोर बैठे हुए सारे के सारे, ऊपर तरीन चोर बैठा हुआ है, ऊपर ये इमरान खान के सारे बंदे चोर बैठे हुए हैं। तो जब ये मौलाना ने इसकी तरफ, ये इस तरह के लोग जो हैं जो मेरिट को किल करके, आज 2020 में भी जब मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, जब हर चीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, आज भी लोग जो है वो अगर इसकी तरफ तवज्जो देंगे, इस सारे मामले को देखेंगे कि जनाब हम किसी भी तरीके के साथ इस सारे मामले को कंट्रोल कर रहे हैं, या इस सारे सूरत हाल को इस तरह कंट्रोल करने के ज़ाती फ़ायदा हमें मिलना शुरू हो जाए। आप लोगों ने तालीम हासिल की है, 8वां आपका सेमेस्टर है, और इसके बावजूद आप लोग रोज़गार के मसाइल का शिकार होंगे, इसके सारी सूरत हाल का शिकार होंगे। तो आप इस सारे मामले से निपटने के लिए फिर क्या करते हैं कि आप सारे मामले से निपटने के लिए
इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। 25,000 रुपया करने के बाद अपना MPA करने के बाद या MBA करने के बाद 18 साल एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आपको 25,000 की जॉब मिलती है। स्वीपर की सैलरी भी इस वक्त जो है वो तकरीबन 40,000 50,000 स्वीपर FIA में स्वीपर की जो जॉब है, स्वीपर 1.25 लाख ले रहा है। FIA में वजीर आजम ने 3 गुना जो है वो सैलरीज बढ़ाई हैं। तो वहाँ पर जो ग्रेड 4 का स्वीपर है वो 1.25 लाख सैलरी दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में मल्टी टाइम सैलरीज हैं। जो जुडिशरी के आदमी है वहाँ पर स्वीपर जो है वो तकरीबन 70,000 रुपया ले रहा है और जज की तनख्वाह तकरीबन तकरीबन 4-5-6 लाख रुपया है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो तकरीबन 10 लाख के करीब सैलरी ले रहा है। और उसके बाद जनाब ऑनवर्ड जो मराहत इसके अलावा हैं। अब इन सारी चीज़ों को इकोनॉमिक मसाइल में हम देखते हैं। कैपिटलिज्म आपके सामने है जी। कैपिटलिज्म में आप देखते हैं कि लोग जो है जितने भी इंडस्ट्री है वो सारे के सारे डॉलर्स में खेल रही है और उसके बाद जो गरीब लोग हैं वो जॉब्स के लिए सारे के सारे रो पीट रहे हैं। अब जनाब जब थोड़ी सी चीज़ें बनाकर महंगी प्राइस पे बेच ली जाएंगी और बाकियों को होल्ड कर लिया जाएगा तो प्रॉफिट ही आएगा मल्टीनेशनल कंपनियों को। आप अपनी मिसाल मोबिलिंग की देख लें। आप अभी जो ये आपके सामने ताज़ी ताज़ी एग्जांपल गुजरी है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, इनको देख लें। इन्होंने तेल प्रोड्यूस जो ऑयल प्रोवाइडिंग कंपनीज है सबको देख लें, अरबों डॉलर मुनाफा ले गई हैं पाकिस्तान से। टेलीनॉर को देख लें, ये मल्टी नेशनल अरबों डॉलर मुनाफा ले गई हैं। चूंकि गवर्नमेंट ने इनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया है तो डिस्ट्रीब्यूशन के काम के नतीजे में आप देख रहे हैं कि पहले 500 रुपया महीना जो इंटरनेट हुआ करता था, 500 रुपये महीने पे स्टूडेंट पैकेज लग जाता था, 500 रुपये की यूज मिल जाती थी। अल्लाह चेहरा रसवा करे और नस्ल रसवा करे नवाज शरीफ की। अल्लाह चेहरा रसवा करे नवाज शरीफ का कि इसने इसका आधा 15% हिस्सा जो था इत्तसालात को दुबई में बेचा और उन्होंने फौरी तौर पे इंटरनेट का रेट बढ़ा के 2500 रुपया महीना कर दिया और ये सारे के सारे पैसे लेकर यहाँ से फरार हो गया। और उसके बाद जनाब ऑनवर्ड ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे अब चूंकि उसने जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से बिलोंग करता था इत्तसालात, वो यहाँ पर इंटरनेट दे रहा है दुबई के अंदर तकरीबन कह लें जी के 400-300 रुपए का। वही इंटरनेट पाकिस्तान में दे रहा है, पाकिस्तान में दे रहा है और चूंकि कंट्रोल उसको PTCL कर रहा है तो PTCL को कंट्रोल करने की तमाम तर इस वक्त बोर्ड में उसके बंदे शामिल हैं। इत्तसालात के ये जो अरबिक है और उसके बाद जनाब ये सारे के सारा UAE का बेस करते हुए सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इसी तरह जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो इन चीज़ों में जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा पैसा खा जाती है। गरीबों को कोई पैसा नहीं मिलता, अमीरों को पैसा जाई जाता है। अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी अल्ट्रा टैक्स पेयर ऑफ द स्टेट। कौन कौन से ये हमारे पास टैक्स रेवेन्यू है, GDP के टैक्स रेवेन्यू हमारे पास इस वक्त ज़कात और टैक्स देने वाले लोग ये हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं GDP की परसेंटेज में, फिर उसके बाद जर्मनी, फिर UK, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्यों वहाँ टैक्स दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वहाँ टैक्स अवेजन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये 2.5% के करीब बता रहा है कि हमारी पॉपुलेशन का लोग टैक्स और ज़कात दे रहे हैं। ज़कात टैक्स में शामिल नहीं होती, ज़कात तो गरीबों को चली जानी है, ये अमीरों के लिए नहीं होती। तो ये GDP के परसेंटेज में जब हमारी इकोनॉमी, अब कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार इसकी साबका हुकूमतें हैं जिन्होंने टैक्स नहीं लगाया। और इस वक्त जो जब आप टैक्स लगाते हो तो फिर गरीब चीखता है मुझे मिला क्या। अच्छा, उसके बाद बिग बजट बट नो इम्प्लीमेंटेशन। आप देख लें तकरीबन इस वक्त कितने बिलियन डॉलर्स का हमारा जो बजट था उसमें से आपने कितना यूज़ किया है, उसमें से आपने पब्लिक सेफ्टी के लिए जो रखा है वो 37,8 बिलियन डॉलर है। ये हमारे पास बड़े बड़े बजट हैं। और उसके बाद जनाब रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने कोई, आप देख लीजिए पीपल पार्टी की हुकूमत है इस वक्त वहाँ पर खैबर सिंध में, और वहाँ पर जनाब बिलावल कहता है ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आता है।
वो पैसे वो खंजीर वहाँ बैठ के खाई जा रहे हैं, वो सारे हराम खाई जा रहे हैं, और उसके बाद किसी तरह वो कंट्रोल नहीं कर रहे इस गुर्बत को, जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब हो गया है और हम इसको प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रहे। जब हम प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रहे तो हमारे सामने अब चीज़ है, फिर देखिए अब इसको इम्प्लीमेंट आपने कैसे करना है। आगे पावर क्राइसिस को भी देखने 2010 से लेकर ऑनवर्ड हमारे पास सारा डेटा है 10 साल का। पावर कितनी, बिजली कितनी है और कंजम्पशन कितनी है। और वजह यह है कि ये क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ और बेनज़ीर को कि IPPs को ये दे गए सारे का सारा, प्राइवेट कर गए। इन्होंने जो पानी वाली थे डैम वो नहीं बनाए। अब अगर जो पानी वाले डैम होंगे उससे बिजली 1-2 रुपए यूनिट मिलती है। अगर अब गवर्नमेंट जो है वो 2 डैम्स पे काम कर रही है, कतई नज़र इससे पिछला बजट अब नवाज शरीफ का 2018 वाला देख लें तो नवाज शरीफ ने उस बजट में, उससे पहले वाला बजट देख लें, 20,37 तक अपना ये बादशाह डैम जो था वो उसको कर दिया था आगे के, ये 20,37 के बाद देखेंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें बाबर रहमती को आप जितनी भी चीफ जस्टिस को गाली निकालने उसने खप डाली, और उसके बाद इसके लिए मैं पैसे हासिल हुआ, और वही पैसे जितने भी हासिल हुए हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ यूज़ किए हैं। और यूज़ करते हुए इस सारे मामले को हमने देखा कि जनाब ये सारा मामला किस तरह ख़राब हुआ, और अब हमें कितनी ज़रूरत है पानी की। नीलम प्रोजेक्ट जो है वो भी नहीं काम हो रहा था उस पर, अब गवर्नमेंट ने काम किया है। इसके लिए अलग एक शोबा होना चाहिए जो इन स्ट्रेटेजिक चीज़ों को देखे और इन सारे मामलों को टैकल करे। तो इन्फ्लेशन का रेट देखने ये आपके सामने जुलाई 12 जनवरी से शुरू हो जाए ऑनवर्ड आते जाएं, ये हमारे सामने इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में चीज़ों की प्राइस ही बढ़ती जा रही है। चूंकि प्राइस बढ़ती जा रही है तो प्राइस बढ़ने को कोई कंट्रोल कर नहीं पा रहा। गवर्नमेंट संजीदा ही नहीं है, गवर्नमेंट के हालात कंट्रोल में नहीं है। हालात जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। इस वक्त जो फिगर है वो आपके सामने ये देख लीजिए 10.9 तक पहुंची हुई है, इससे ऊपर भी चला गया, हो सकता है ये 11, 12, 13 तक हो, 14 तक को इन्फ्लेशन, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट के पास हाल ही कोई नहीं है। इसी तरह हमारे पास जनाब फिर ये GDP के रेशो हम देख रहे हैं कि GDP को रेशो हमारे पास क्या है। GDP को रेशो भी हमारे पास इसी तरह नीचे आ रही है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऑनवर्ड हमारे पास इसको कंट्रोल करने की कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान का GDP आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में है, ये पाकिस्तान का GDP, ये पाकिस्तान का GDP है, ये दिस इज कमिंग डाउन। ये पाकिस्तान का GDP है कि ये नीचे ही जा रहा है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत के पास कोई हल नहीं इसको कंट्रोल करने का, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट डिक्रीज हमारी होनी शुरू हो गई है। जो एक्सपोर्ट डिक्रीज हुई है जब से कोटा लगा है 2001 1995-96 से, अमेरिकन ने पाकिस्तान पे कोटा लगाया, बांग्लादेश पे नहीं लगा, तो हमारा ये ट्रेड बैलेंस ये देखिए नेगेटिव में जा रहा है। ये वाइट ट्रेड बैलेंस है और ये नेगेटिव में सारे का सारा जा रहा है। 40 मिनट की क्लास है, थोड़ा सा टाइम बाकी है तो तमाम लोगों में तवज्जो हो जाए। उसके बाद ये इम्पोर्ट्स आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, और ये ब्लैक कलर में डार्क ब्लू में हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट हमारी डिक्रीज होती जा रही है। अगला जितना मर्जी आप फॉर कॉस्ट कर लें इसने डिक्रीज ही होते जाना है। जो लोग क्लास में नहीं है उन्हें फौरी तौर पे मैसेज दें, उनकी अटेंडेंस नहीं लगनी, वो क्लास ज्वाइन करें। अच्छा जी, इसमें जनाब सारा जो मामला हम देख रहे हैं कि इसको किस अंदाज में टैकल किया जाना चाहिए। तो अब इसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो देख रही है कि किसी भी तरीके से आप जनाब इस सारे को कोई कंट्रोल करने की सूरत हाल सामने लाएं, और आपके पास ये अगर चीज़ें कंट्रोल होकर नहीं सामने आ रही तो यू हैव नथिंग टू डू विद, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे इसको, आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पाएंगे।
अगर आपने अपनी अटेंडेंस कंट्रोल, अगर आपने अपना ये चीज़ें कंट्रोल करनी है तो आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल लोन जो है वो देख लीजिए बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस वक्त इनका इंक्रीज बिलियन डॉलर्स में कहाँ चला गया है? 42,000 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का, ये जो है 42 अरब जो है वो पाकिस्तान का ये इस वक्त हो चुका है डेफिसिट। अब इसको कौन कंट्रोल करे? नवाज शरीफ छोड़ के गया था कर्जे 129 अरब डॉलर पे, बिलियन डॉलर्स पे, और उसके बाद ऑनवर्ड जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। सीआर का फर्ज है, ड्यूटी है कि वो फौरी तौर पे उन लोगों को मैसेज करें, क्लास ज्वाइन करें, वरना इसके बाद अटेंडेंस नहीं होगी। जी सर, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ये करें। उसके बाद जनाब जब ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, आगे आ जाए नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन एड। जो पूरी दुनिया में फॉरेन एड है उसकी ये सूरत हाल है। पाकिस्तान को जो फॉरेन एड जो है वो मिली है मुख्तलिफ मुल्कों से, वो हमारे सामने है कि पाकिस्तान को किस किस मुल्क ने एड दी है। सबसे ज़्यादा अमेरिकनों ने दी है। हम गालियाँ भी इनको निकालते हैं, लेकिन अमेरिकों ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की है। जापान दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, यूके दे रहा है, फिर उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, फिर उसके बाद नीदरलैंड है, दीगर ममालिक भी हैं, उसके बाद नॉर्वे है, कुवैत है, कनाडा है, फ्रांस है। ये पाकिस्तान को इमदाद दे रही है, लेकिन हम इसका कोई पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे, इसका कोई पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे। यूएसआईडी जो है, यूएसएआईडी ने, जिसको आप यूएस एड भी पढ़ते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ये साफ पानी के लिए काफ़ी काम किया है, और वो कर भी रहे हैं, वो दोस्त ममालिक कर रहे हैं। हम उसका कोई प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा रहे। बाकी ममालिक भी काम कर रहे हैं। जो सिंध को भी रिसेंटली मास्क मिले थे फ्रांस से और ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद जर्मनी से और चाइना से भी, वो सारे के सारे जो हैं वो इन्होंने बेच लिए वहाँ रख के। कोई इसका कोई कंट्रोल नहीं है। इन आपको सामने नज़र आ रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि ये चोर बैठे हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब ये फेडरल ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने बताया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों होती है। क्या फौज खुद आना चाहती है इसमें? नहीं, फौज नहीं खुद आना चाहती। फौज जब ये देखती है या ताकतवर इदारे ये देखते हैं कि पाकिस्तान में चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है, तो फिर ये है। अब रिसेंटली कल इंडिया को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इंडिया बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी की जड़ है। लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ के बयान तुम्हारे पास आते रहे हैं कि नवाज शरीफ जनाब वो पाकिस्तान को कहता रहा है कि पाकिस्तान ने धमाके करवाए, पाकिस्तान कारगिल वार का जिम्मेदार है। जब ऐसे लोग हुकूमत में बैठेंगे, उसकी बेटी ने जो है पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दिया। जब ये जरदारी ने वो इस ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन करवाया, जब ये गवर्नमेंट में बैठे लोग इस तरह हराम के काम करेंगे, ये इस तरह के काम करेंगे जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, जो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है, तो फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फिर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें, आप इस सारे मामले को देखें, इस सारी सूरत हाल को आप चेक करें। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। इसके बाद अब इकोनॉमी जो है उस एक जहाज़ की तरह है, उसमें से पायलट निकल के भाग रहा है और आपको सामने नज़र आ रहा है जहाज़ क्रैश हो। इसने बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया कि पायलट निकल के अब भाग गया है, नवाज शरीफ और उसका जो सांडू था वो भाग गया है, और जहाज़ इकोनॉमी का नीचे की तरफ आ रहा है और क्रैश होने के करीब है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अब इसको ऑन बोर्ड करके कैसे बेहतर किया जाएगा, इसके लिए अब हमें जो सूरत है इसको तस्वीर को देख कर रोने को जी चाहता है कि हम सब लोग देख रहे हैं कि हम इस जहाज़ में सवार हैं, लेकिन पायलट जो है वो जहाज़ क्रैश करके भाग रहा है। हमारा क्या कसूर है? हम इस मुल्क के रैशी। मैंने तो नहीं कहा नवाज शरीफ को जो है ये जरदारी पैसे लेकर भागें, आप उल्टा लटका के उनको फांसियां दें, आप जिसने तरीन को फांसी दें, अब जो वो अलीमा खान ने जिसने पैसे चोरी किए उसको फांसी दें। आप क्यों नहीं उनको पकड़ रहे? आप शहबाज शरीफ को फांसी दें, आप चोरों को फांसी दें, आप खान अब्बासी को उल्टा लटका दें, मुफ्ता इस्माइल को उल्टा लटका दें।
जो चोर है उनको उल्टा लटका के फांसियां दें, हम कब कह रहे हैं ना दें, हमारी कब उनकी खत्म कर दी है, लेकिन इकोनॉमी का पट्टा उठा के फरार होना वजीर आजम साहब ये ठीक नहीं है अब आपके लिए। अब आप कहें जनाब मैं जहाज क्रैश हो रहा तो मैं वो अपने वो जो है इसमें से कर जाऊं एवैक्यूएशन, ये पॉसिबल नहीं है जहाज से मैं एजेक्ट कर दूं। आप ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इकोनॉमी बैठ रही है, आपको इसके ऊपर टैकल करना होगा, इसको चेक करना होगा, ऐसे नहीं आप कर सकते। ये इकोनॉमी